everyone, today is 11th of October and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in The Hindu and basically The Hindu को हम कैसे पढ़ें ताकि हमारा जो मिनिमम टाइम वेस्ट हो और मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके हम द हिंदू का जो यहाँ से केस स्टडी और एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे उन्हें कैसे यूटिलाइज करना है अपने जो मेंस के एग्ज़ाम है जीएस है एथिक्स है या फिर हमारा ऐसे है, ठीक है, वहीं कैसे लिंक करना है जो न्यूज़पेपर को अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ, वो सब चीज़ सीखेंगे आज हम इस वीडियो में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर फर्स्ट पर यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट इज़राइल अटैक के बारे में। ठीक है, आपको पता है इज़राइल का वॉर चल रहा है, काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हो रही है, तो इसका बैकग्राउंड समझेंगे हम सबसे पहले क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अटैक किसने किया। अटैक किया है हमास ने। ये क्या है बेसिकली, इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। देखो क्या है, ये है इज़राइल, ठीक है, और आपको ये दो कलर में दिख रहा है, इसका मैं सारा सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो क्या था कि इज़राइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत ज़्यादा टाइम से जी। ये मेनली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है 1917 में, उससे पहले भी है, एंशियंट बहुत टाइम से चीज़ें चल रही है, बट मैं आपको 1917 से समझा दूंगी। आपको अभी जो मॉडर्न इश्यूज़ हैं वो सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये GS2 में, GS1 में क्वेश्चन आ सकता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में रिलेटेड, या फिर आपका जो GS2 में हमारी जो इजराइल के साथ रिलेशन है, पैलेस्टाइन के साथ रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उन दोनों तरीके से आपको इस न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहली बात है कि 1917 में क्या एक्चुअली क्या है, जो इजराइल में जो लोग रहते हैं ना वो हैं ज्यूज़, ठीक है, एक डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। वहीं जो पैलेस्टीन्स हैं वो हैं मुस्लिम्स। और यहाँ आसपास के जितनी भी कंट्री, चाहे वो सीरिया हो, जॉर्डन हो, चाहे इजिप्ट हो, सारी मुस्लिम कंट्री, सिर्फ जहाँ जो यहाँ पर इज़राइल है वहाँ पे ज्यूज़ रहते हैं। तो इस 1917 में क्या हुआ था, बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था। अब ना मैं जो जो नाम आपको ये बताऊंगी ना, ये सारे आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको नोट डाउन करते चले जाना, एक टाइमलाइन आपकी बनती चली जाएगी। 1917 में हुआ बेल्फोर डिक्लेरेशन, जिसमें जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, उनके नाम पे ये बेल्फोर है ना, उन्होंने कहा था कि हम जूस को सपोर्ट करेंगे। जूस आप जाओ इज़राइल में जाके, जो पैलेस्टीन था पहले, ठीक है, वहाँ पर जाके आप रहो आराम से, हम आपके सपोर्ट रहें। तो उससे क्या हुआ, जूस को एक सपोर्ट मिल गया। जूस ने जाके जो पैलेस्टीन था, है ना, पैलेस्टीन जहाँ पर रह रहे थे उनकी जगह पर अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे जो पैलेस्टीन्स की जगह थी उस पर ज्यूज़ ने कवर करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से ये मेनली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ के बाद क्या होता है, पैलेस्टाइन का एक सेपरेट, मतलब पहले तो इज़राइल ही थी वो कंट्री, वहाँ पर जाके जूस रहने लगे। फिर जो वहाँ के जो मुस्लिम थे, जो पैलेस्टीन्स लोग थे, उन्होंने अपना सेपरेटली क्रिएट कर दिया पैलेस्टीन के नाम से, है ना। फिर क्या होता है, जो ब्रिटिश है आफ्टर 1947, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 कह दो आप, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश ने अपनी फोर्स वहाँ से विड्रॉ कर ली और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी यूनाइटेड नेशन पर कि आप करो इसका सोल्यूशन। इज़राइल पैलेस्टीन है वहाँ पर जो भी सिचुएशन है उसका सोल्यूशन करो। तो यूएन ने क्या किया, यूएन ने डिवाइड कर दिया जगह कि पैलेस्टीन इतने में, इज़राइल इतने में है। बट इज़राइल वहाँ से सेटिस्फाई नहीं हुआ। इज़राइल को लगता था कि ये पूरी जो जगह है, जेरूसलम है, चाहे वो वेस्ट बैंक है, चाहे वो गोलान हाइट्स है, ये सारी मेरी हैं। तो 1948 में हो जाता है वॉर बिटवीन अरब एंड इज़राइल, मतलब इज़राइल एंड जो जितनी अरब कंट्रीज थी जैसे सऊदी अरेबिया, सीरिया, इन सब के बीच में, ठीक है, वॉर सिचुएशन हो जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, इज़राइल जितना यूएन ने उसको जगह दी थी रहने के लिए, उससे भी 50% ज़्यादा जगह पर कंट्रोल कर लेता है, टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। कौन, इज़राइल। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इज़राइल ने इतनी सारी अरेबियन कंट्रीज़ को डिफीट कर दिया था वॉर में। फिर ये सब होने के बाद जब इतनी सारी जगह इज़राइल के पास चली गई, पैलेस्टाइन के पास बहुत कम रह गया था, तो यहाँ से राइज होता है किसका, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, PLO। एग्जाम्पल के लिए ऐसे बता दूं मैं, जब हम ब्रिटिश के अंडर थे तो जैसे कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई थी ना आपको लिबरेट करने के लिए, वैसे ही कुछ कह सकते हैं कि PLO एस्टेब्लिश हुई 1964 में। ठीक है, सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट और मेंस के लिए तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, है ना।
पीएलओ को ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया यूएन ने 1975 में। इसका मतलब क्या हो जाता है ऑब्जर्वर का स्टेटस, तो कहीं ना कहीं यूएन ने रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया पीएलओ को, पैलेस्टाइन को, कि एक सेपरेट कंट्री है इजराइल से। फिर क्या होता है 1967 में अगेन वॉर होता है। देखो वॉर क्यों हो रहा है, जो यहाँ पे आप गाजा स्ट्रिप देख रहे हो ना, डार्क येलो पार्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट है जगह का, किसके बीच में, इसराइल और इजिप्ट के बीच में, है ना। इजिप्ट कहता है ये मेरी जगह, इसराइल कहता है ये मेरी जगह। वहीं यहाँ पर ये गोलान हाइट्स आप देख रहे हो, गोलान हाइट्स किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, सीरिया और इसराइल के बीच में। वहीं वेस्ट बैंक आपको दिख रहा है, ये किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जॉर्डन इसराइल के बीच में। तो ये तीनों कंट्री मिलके वॉर करती हैं इसराइल के साथ 1967 में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये सब हो गया। फिर उसके बाद आता है कैंप डेविड अकॉर्ड्स 1978 में। ये ब्रोकर्ड किया था यूएस ने। यूएस को लगा कि हाँ उस टाइम यूएस की काफ़ी पावर थी, यूएस नया नया पावर में आया था, तो यूएस को लगा कि चलो चलो मैं ब्रोकर कराता हूँ, मैं इनका सॉल्यूशन कराता हूँ, यूएन से तो हुआ नहीं। तो ये आता है कैंप डेविड रिकॉर्ड्स 1978 में, जो बहुत बड़ा फेलियर रहा था और इससे कुछ भी सोल्व नहीं कर पाया था। फिर ये सब जब हो जाता है, पैलेस्टीन लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, पीएलओ से भी कुछ भी नहीं होता है, इसराइल फैलता जा रहा था, उनकी जगह पर लेता जा रहा था, और सारी अरेबियन कंट्रीज मिलके भी इसराइल के साथ कुछ नहीं कर पा रहे थे ना। तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है हमास का 1987 में फॉर्मेशन होता है हमास का। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है पैलेस्टाइन को लिबरेट करना इसराइल से, या पैलेस्टाइन की जो जगह थी जो इसराइल है अब, ठीक, उस पर दोबारा कब्जा करना और वहाँ पर जाके अपने पैलेस्टाइन लोगों को बसाना। ये कॉन्फ्लिक्ट था। तो यहाँ से आ जाती है हमास, ठीक है, हमास का फॉर्मेशन। और हमास ही है अब जिसने अटैक किया है गाजा स्ट्रिप पे, जहाँ पे इसराइल के लोग अब रह रहे थे बहुत टाइम से। तो ये सारी अभी सिचुएशन चल रही है। फिर 1993 में आ जाता है ओस्लो अकॉर्ड। ये अकॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो इसराइल है और पीएलओ है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दोनों एग्री हो गए थे कि एक दूसरे को हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे और वॉयलेंस नहीं करेंगे। यानी इसराइल मानने लग गया था कि पैलेस्टाइन भी कोई सेपरेट कंट्री है, और वहीं पैलेस्टाइन ने भी रिकॉग्नाइज किया था कि इसराइल एक सेपरेट कंट्री है ना। ये 1993 में ओस्लो अकॉर्ड में हुआ। फिर क्या होता है 2005 में इसराइल विड्रू करना स्टार्ट कर देता है अपने जूज लोग थे गाजा स्ट्रिप पर, ताकि वहाँ पर पैलेस्टाइन लोग रह सके। 2015 में ये होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीस अकॉर्ड साइन होने लगे थे, थोड़ी सी पीस मेंटेन होने लगी थी 2005 के बाद, ठीक है। बाकी देखो, आपने देखा होगा इसराइल के बाकी अरब कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे रिलेशन होने लगे थे। अब्राहम अकॉर्ड साइन हो रहा था, वहीं सऊदी अरेबिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन होने लगे थे, बाकी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन होने लगे थे, है ना, ठीक है। तो 2012 में क्या होता है, जो यूनाइटेड नेशन है वो अपग्रेड कर देता है पीएलओ का जो स्टेटस था, जब पहले ऑब्जर्वर स्टेटस डाला था, टू नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट की तरफ उसका जो स्टेटस है उसको अपग्रेड कर देता है। तो ये अभी तक सारी स्टोरी थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, जो हमास है उसने अटैक कर दिया है इसराइल के लोगों पर, ठीक है। तो उसकी वजह से सारी वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होगा। तो यहाँ से आपको देखो प्रीलिम्स के लिए क्या क्या याद रखना है, गोलान हाइट्स किस किस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, सीरिया एंड इसराइल, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, वेस्ट बंगाल जॉर्डन एंड इसराइल, गाजा स्ट्रिप इजिप्ट एंड इसराइल, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इनके नाम कौन सी चीज़ से रिलेटेड है, जितने मैंने आपको अकॉर्ड बताए, ओस्लो अकॉर्ड हो गया, चाहे वो कैंप डेविड अकॉर्ड्स हो गया, है ना, चाहे वो बेल्फोर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इस सारी सिचुएशन पर इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया का क्या रोल है। देखो आपको पता है इंडिया हमेशा से टू स्टेट सॉल्यूशन में बिलीव करता था, जब भी बात आई थी इसराइल और पैलेस्टाइन की, है ना। इंडिया ने जब इवन 1947 में यूएन का जो पार्टीशन का प्लान आया था कि इसराइल और पैलेस्टाइन को पार्टीशन कर देते हैं दोनों के बीच में, तो वो भी इंडिया ने अपोज किया था। इंडिया ने इसराइल को रिकॉग्नाइज्ड किया 1950 में, और इंडिया पहली नॉन अरब कंट्री थी जिसने पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया। ये बहुत बड़ी बात है, आप याद रखना। जब भी हमारे अरब कंट्रीज़ के साथ, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ रिलेशन की बात होती है, वहाँ आपको ये पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं। अब करंट सिचुएशन ऐसे है कि इंडिया फॉलो कर रहे हैं D-Haifenation
नेशन पॉलिसी, ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि डिहाइफिनेशन पॉलिसी क्या है। इंडिया फॉलो करता है पैलेस्टाइन और इसराइल की जहाँ भी बात होती है। इसका मतलब ये है कि इंडिया दोनों कंट्री के साथ, मतलब इसराइल के साथ भी इंडिया रिलेशन मेंटेन करता है और वहीं पैलेस्टाइन के साथ भी रिलेशन मेंटेन करता है, सेपरेटली मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये बात है ना, तो ये चीज़ें हैं, इंडिया का स्टैंड है। वहीं इसराइल कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, आपको पता है इंडिया I2U2 का पार्ट है। इंडिया इसराइल UAE USA है ना, तो यहाँ भी इसराइल है, इंडिया इसलिए भी इसराइल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। वहीं आपको पता है अभी G20 समिट हुई थी, तो वहाँ पर क्या साइन हुआ था, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। वहाँ भी इसराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कहीं ना कहीं अभी इस वॉर के बाद ये सारी सिचुएशन इम्पैक्ट होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। फिर वहीं इन सब के बीच में जो हमास चाहता है कि उसको मिल जाए जेरूसलम में जो अल अक्सा मॉस्क है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे इंडिया में वो जो राम जन्मभूमि के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना इतना, कि उस पर कहीं ना कहीं मुस्लिम का भी था, और अब तो खैर सोल्व हो गया, और हिंदूज का भी था क्लेम। वैसा ही है ये अल अक्सा मॉस्क में, जो कि जेरूसलम में है। यहाँ पर ज्यूज भी क्लेम करते हैं, और जो पैलेस्टीनियंस है वो भी क्लेम करते हैं कि हमारा यहाँ पर जो रिलीजियस कनेक्टिविटी है। तो ये सारा इशू था जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। आपको याद करना है, याद रखना है, और अपने नोट्स बनाने हैं। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आपको अच्छे से आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर ये बहुत अच्छा आर्टिकल आया अबाउट वुमेन चेंजेस इन सोसाइटी। देखो बहुत हेडलाइन ही बहुत अच्छी है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो अपने ऐसे वगैरह में, कहीं भी। वुमेन वोंट चेंज बट सोसाइटी नीड्स चेंज, है ना। एक्चुअली क्या हुआ है, रिपोर्ट आई है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो रिलीज होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज होती है जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और कुछ ऑप्शन नहीं याद रखना है ना। फिर इनके अकॉर्डिंग का कहना है कि अगर वर्ल्ड ये गैप जो वुमेन और मैन के बीच में है, जेंडर गैप जो है बहुत सारी सिचुएशन में, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो पॉलिटिकल, चाहे इकोनॉमिक, चाहे वो सोशल, उसको क्लोज करने में वर्ल्ड को 131 ईयर लग जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम है। वहीं अगर हम बात करें सदर्न कंट्रीज़ की, है ना, साउथ एशियन कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी एक ओबियसली साउथ एशियन कंट्री है, उन कंट्रीज़ को लग जाएंगे 149 ईयर्स, तो बहुत ज़्यादा है। तो अब बात है कि इस चीज़ को, इस गैप को हमें जल्दी कम करना है, इन चीज़ों की तरफ स्टेप लेने। इंडिया ऑलरेडी एक बहुत अच्छा स्टेप ले चुका है इसकी तरफ, वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल। 128th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर हमारा ये बिल आया था, जिसमें हम वुमेन्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे अपने सेंटर में, पार्लियामेंट में, जो हमारा जो पॉलिटिकली गैप है उसको बहुत अच्छे से रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। तो एक वर्ल्ड बैंक की मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, उनका कहना है कि अगर आपको इंडिया जैसे कंट्री को अगर इकोनॉमिकली ग्रो करना है ना, तो आप ये बिना वुमेन के ग्रो नहीं कर सकते। आपको वुमेन को पार्टिसिपेशन देना होगा हर फील्ड में। तो वही सब बातें इन्होंने यहाँ पे की है। ये चीज़ें आप कहाँ पर यूज़ करोगे, GS1 में। जब भी सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन लीडरशिप की, वुमेन्स के रोल की बात आएगी, यहाँ पर का ऐसे आएगा, इससे रिलेटेड। इवन एथिक्स में भी आप ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने होते हैं। अगर आप डायरेक्टली रिपोर्ट से स्टार्ट कर दोगे और अच्छा हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, नेट डायरेक्ट कलेक्शन है जो इंक्रीज़ हो गया है अप टू 21.8%। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। देखो टैक्स कलेक्शन दो तरीके से इंक्रीज़ होता है, या तो हमारा बेस बढ़ जाए, यानी पहले 4 लोग टैक्स दे रहे थे, अब 8 लोग टैक्स दे रहे हैं, तब भी हमारा टैक्स इंक्रीज़ होएगा ऑब्वियसली। और दूसरा क्या हो कि पहले भी 4 लोग ही टैक्स दे रहे थे, अब भी 4 दे रहे हैं, बट वो 4 लोग कितना ज़्यादा परसेंटेज टैक्स दे रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ गई है, वो और ज़्यादा टैक्स देने लगे, तो भी हमारा टैक्स बढ़ेगा। ये दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं, तो वो इंक्रीज़ हो गया। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ग्रोस और नेट टैक्स में क्या फ़र्क होता है। ग्रोस तो होता है कि जितना टैक्स कलेक्शन टोटल हुआ वो हो गया जी ग्रोस टैक्स। वहीं नेट टैक्स क्या होता है, जब इसमें से हमें जो रिफंड करना होता है, जो क्लेम्स होते हैं, टैक्स क्लेम्स होते हैं, वो सब माइनस करके, वो सारा कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में जो हमारे पास टैक्स बचता है उसको बात हो रही है नेट टैक्स की, तो वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये आपको एक आइडिया रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 10 पर।
यहाँ पर ये न्यूज़ आई है गगनयान मिशन के बारे में, जिसकी जो फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट है वो होगा अक्टूबर 21 में। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से, ठीक है, जो स्पेस एरिया है वहाँ से। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। फिर वहीं उसके बाद आपको गगनयान मिशन के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया का फर्स्ट, ठीक है, लो अर्थ स्पेस मिशन होगा ये, ठीक है, जो 3 उसमें भेजा जाएगा, 3 पार्ट में। फर्स्ट में क्या होएगा कि हम सिर्फ अपना जो मिशन है, जो फ्लाइट है, सिर्फ उसको भेजेंगे, उसमें कुछ नहीं होगा। सेकंड में हम एक रोबोट भेजेंगे, थर्ड में फाइनली ह्यूमंस को भेजा जाएगा। जो सेकंड पार्ट में हम जो रोबोट को भेज रहे हैं उसका नाम होगा व्योममित्रा। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एक फीमेल रोबोट होगी। अगेन ये चीज़ें ना आप कहीं ना कहीं देखो, फीमेल रोबोट, कहीं ना कहीं मेल के जगह हम फीमेल को, रोबोट भी हम फीमेल को भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वुमेन की रिकॉग्नाइजेशन, वुमेन की लीडरशिप, वुमेन के रोल को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होती है ना। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 11 पर। ये वही है कि हमास क्या है, पैलेस्टाइन मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है, और वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अक्सा फ्लड ऑपरेशन क्या है, जो अल-अक्सा मॉस्क मैंने आपको बताया, वही सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत डिटेल में समझा दिया। अगर आपको फिर गो थ्रू करना है एक बार, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर पर यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसका कहना है कि जो इंडिया की ग्रोथ है, GDP ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, वो इंक्रीज़ होगी अप टू 6.3%, जो मतलब इंक्रीज़ की तरफ है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इन चीज़ों को आपको ना बहुत डीप में नहीं घुसना होता, आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि अच्छा कहाँ ग्रोथ चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग में चल रही है, सर्विस सेक्टर में चल रही है, हमारा टैक्स का क्या चल रहा है। ये ट्रेंड आ जाते हैं आपके प्रीलिम्स में, ठीक है। और चीज़ों को, बाकी चीज़ों को भी समझने में आपको हमेशा ये ट्रेंड्स हैं जो हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर साइंस वाला जो सेक्शन आता है लास्ट में, द हिंदू में, उस पर न्यूज़ आई है साइक्लोन फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। आपको पता है साइक्लोन्स डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हीट। देख, साइक्लोन आपको पता है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो मेनली 5 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सबसे जो उसमें इम्पोर्टेंट होता है कोरियलिस फोर्स होता है जैसे, ठीक है। फिर वहीं लो प्रेशर सिचुएशन होनी चाहिए, टेम्परेचर का एक लेवल होना चाहिए, वो सारी बातें। तो अब बात हो रही कि 1990s के बाद हमने देखा जो साइक्लोन की फॉर्मेशन है उसमें कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। अब साइक्लोन की फॉर्मेशन में चेंज हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन में चेंज हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो मानसून है, हमारी जो रेन है, उसको भी इम्पेक्ट पड़ रहा है। आप देख भी रहे हो कि मानसून कहीं जगह डेफिसिट में जा रहा है, कहीं एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही है, क्लाउड बस्ट हो रही है ना, बहुत सारी सिचुएशन चेंजेस हो रही है। तो उसके बारे में ही यहाँ पर बात हुई है। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए पढ़ना क्या हो जाता है, ये WACE पैटर्न। ये क्या, वार्म आर्कटिक और कोल्ड यूरेशियन, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, देखो जो आर्कटिक था, जो हमेशा हमारा एक आइस रीजन था, जो बहुत ठंडा रहता था, बहुत ठंडा रहता था, तो क्या होता था, हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता था यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, वो वार्म रहना स्टार्ट हो गया, गर्म रहना स्टार्ट हो गया, तो हाई प्रेशर उतना डेवलप नहीं हो पाता है, उसकी जगह लो प्रेशर की तरफ ये सिचुएशन मूव कर रही है। वहीं जो हमारा यूरेशिया है, जो रशिया का सेंट्रल पार्ट है ना, वो उसने ठंडा रहना स्टार्ट कर दिया, कोल्ड रहना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या होएगा, जो विंड पैटर्न है वो हमारा टोटली चेंज हो जाता है। आपको पता है हमारी जो विंड है वो कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लो प्रेशर हमेशा विंड्स को अट्रैक्ट करता है। तो उसकी जैसे इंडिया में अगर लो प्रेशर होता था, जैसे ही गर्मी आई इंडिया में, मानसून का टाइम होता है, लो प्रेशर होता है, वो हर जगह से विंड्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी विंड्स आके रेनफॉल करती है। अब मान लो आर्कटिक ने ठंडा नहीं है, वहाँ पर आई प्रेशर डेवलप नहीं हो पा रहा, तो वहाँ से विंड इंडिया कैसे अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना। और इवन बाकी जगह भी वो विंड अट्रैक्ट नहीं हो पाती है, विंड अट्रैक्ट नहीं होंगी तो साइक्लोन फॉर्मेशन में इम्पैक्ट होगा, इवन रेनफॉल पे इम्पैक्ट होगा। वो सारी बात यहाँ पर की गई है। ये जियोग्राफी ऑप्शनल या जियोग्राफी का जो पेपर होता है आपका GS1 के अंदर, है ना, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आपको यहाँ से याद रखना है वार्म आर्कटिक और कोल्ड यूरेशियन पैटर्न, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो यही सारी बातें की है यहाँ पे। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो इल नीनो है, ला नीना है, वो सब क्या है, कैसे उन सब पैटर्न पे भी ये चीज़ें इम्पैक्ट पड़ती हैं, फिर वो कैसे मानसून को इम्पैक्ट करती हैं। सारी चीज़ें आपको एक दूसरे से इंटरलिंक करनी आनी चाहिए और सबका आइडिया रहना चाहिए कि कैसे इंडिया के मानसून को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड टाइम। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।